हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 की। और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन थोड़ी सी समय के बाद। चलिए, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रिसर्च का टॉपिक, स्टेप ऑफ रिसर्च। और स्टेप ऑफ रिसर्च में हमने बहुत सारे स्टेप्स को कवर कर लिया है और अभी हमारा चल रहा है सैम्पलिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग के मेथड के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से मेथड होते हैं सैम्पलिंग के, किस तरह से हम सैम्पलिंग को कलेक्शन करते हैं, उसके क्या क्या मेथड होने चाहिए, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और आज हमारा सैम्पलिंग का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने आगे के स्टेप की तरफ। चलिए, तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आप सभी बढ़ चढ़कर लाइक कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो रही हूँ। तो इसी तरह से मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, जिसमें लाइक, शेयर एंड कमेंट है। चलिए, तो अभी मेरे साथ पढ़िए। यूनिट 2 हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली सीरीज को, जो कि पूरे 32 लेसन्स में है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपको ना तो कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी की भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही अच्छे से कंटेंट को समझाया है और आप टीचिंग एप्टीट्यूड पूरे कंप्लीट करके आप टीचिंग एप्टीट्यूड वाली प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करवाऊंगी, वो सभी आप देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कितने अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए, रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सैंपल या फिर सैम्पलिंग, इसे आप बोल सकते हो। सैम्पलिंग चल रहा है। ये है आपका एंटायर पॉपुलेशन, यानी कि जितने भी पूरे होल पॉपुलेशन है ये है। और इसमें से हम जो छोटा सा पार्ट निकालते हैं वो हमारा होता है सैंपल। पूरे पॉपुलेशन में से छोटे से पार्ट को एज अ सैंपल लेना, ये मेथड क्या कहलाता है? ये कहलाता है सैंपलिंग। यानी आपका सैंपलिंग क्या होता है? जब आप बहुत बड़े पॉपुलेशन में से या बहुत बड़ी चीजों में से एक छोटा सा पार्ट बाहर निकालते हो एज अ सैंपल, ताकि वो सैंपल उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो उसे ही हम कहते हैं सैंपलिंग। ठीक है, आपने क्या किया, इंटायर पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पार्ट को एज अ सैंपल ले लिया और ये आपका कहलाया सैंपलिंग। लेकिन क्या हम इस पॉपुलेशन में से बस ऐसे ही कुछ पार्ट्स को ले लेते हैं? नहीं, उसे निकालने के भी, यानी कि सैंपल को अलग करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड का हम यूज करते हैं सैंपलिंग को लेने के लिए। चलिए, तो यहां पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं आज हम यहाँ पर वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी आप सभी ने पढ़ा होगा अपने क्लास 10th में, 11th में। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हो वो तो प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से जानते हो। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ही प्रोबेबिलिटी कभी ना कभी तो पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और अगर कभी नहीं पढ़ी है तो क्लास 10th में तो आपने प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ी होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को ये देखना कि ये होगा या नहीं होगा, इसके होने के चांसेस कितने हैं, एक एजम्पशन लगाना। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कितनी संभावना है कि ये चीज हो सकती है। सपोज दैट
ये इंटायर पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने सैंपल लिया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो सैंपल है ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही, हो सकता है कि नहीं रिप्रेजेंट करे, तो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो सैंपलिंग का पहला मेथड क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी जो होती है वो कुछ टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, अगर बात करें इसके पॉइंट नंबर ए की, तो सबसे पहले तो होती है ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अब ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये पूरा क्या है, ये पूरा है पॉपुलेशन। मैं आपको यहां पर समझाती हूँ, ये पूरा है क्या, इंटायर पॉपुलेशन। अब इसमें से सपोज दैट इसमें है 1 लाख लोग, इसमें 1 लाख लोग हैं। अब इसमें से मुझे 1000 चाहिए एज अ सैंपल, मुझे 1000 लोग चाहिए सैंपल के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं इसमें से किसी भी 1000 लोग को एज अ सैंपल ले सकती हूँ, यानी कि इसमें सभी को इक्वल चांसेस है कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप 1 लाख लोग मुझे देख रहे हो और पढ़ रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मुझे रिसर्च करना है आप लोगों में। अब मैं आप लोगों में से बोलूंगी कि मुझे 1000 लोग आप में से चाहिए एज अ सैंपल, तो सभी को पता है ना कि मुझे भी सिलेक्ट किया जा सकता है, मुझे भी किया जा सकता है, मुझे, मैं किसी को भी कर सकती हूँ, किसी को भी 1000 लोगों को सेलेक्ट करना, यही होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। मतलब मैंने सिंपल तरीके से पूरे पॉपुलेशन में से रेंडमली, मतलब किसी को भी चुन करके मैंने 1000 सैंपल को ले लिया, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। मैंने सिंपल तरीके से रैंडमली क्या कर लिया, सैंपल को ले लिया, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जितने भी पॉपुलेशन, जो भी इंटायर पॉपुलेशन होते हैं, उन्हें इक्वल चांस होती है, उन सभी को इक्वल चांस होती है कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है, यानी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सिलेक्शन होने का। लेकिन चाहिए तो हमें 1000, अगर हमें 1 लाख चाहिए होता तो हम क्या करते, सभी को सिलेक्ट कर लेते। हमें 10,000 चाहिए तो भी सभी को इक्वल चांस है कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब सपोज दैट एक लॉटरी सिस्टम आप मान लीजिए, ठीक है। लॉटरी में आप क्या करते हो, रैंडम सेलेक्ट करते हो, ठीक है। मान लीजिए एक इतना मोटा सा लॉटरी का आपके पास टिकट है, आपने क्या किया, उस पूरे में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब सभी के चांसेस है कि किसी का भी नंबर आ सकता है, और आपने क्या किया, सिंपल तरीके से रैंडम सैंपलिंग कर लिया। यही होता है हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। चलिए बात करते हैं बी नंबर की। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है, ये तो आपका हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग, एक होता है स्ट्रैटिफाइड। अब जैसे ये 1 लाख पॉपुलेशन है, इंटायर पॉपुलेशन कितना है हमारा, 1 लाख। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग तभी पॉसिबल है जब ये जो पॉपुलेशन है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। याद करिए वो दूध वाली खीर का और गुड़ वाली खीर का क्या था, दोनों में डिफरेंस था। अगर सिर्फ दूध वाली खीर, सिर्फ अगर चीनी वाली खीर है, सॉरी दूध वाली खीर नहीं, एक तरफ चीनी वाली खीर थी और एक तरफ गुड़ वाली खीर थी, अगर सिर्फ चीनी वाली खीर हो तो हम करेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अगर सिर्फ गुड़ वाली खीर हो तो भी हम करेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। मतलब कि ये कि पॉपुलेशन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंसेस है, यानी एक तरफ थोड़ा सा चीनी वाली खीर है और थोड़ा सा गुड़ वाली खीर है, तब क्या होगा, वहां तो डिफरेंसेस आ जाएंगे, और वहां पर अगर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे तो हमारा सैंपल जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर इंटायर पॉपुलेशन में डिफरेंसेस था। जहां पर इंटायर पॉपुलेशन में डिफरेंसेस होगा वहां पर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सपोज दैट ये इंटायर पॉपुलेशन है, ठीक है, और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेल है, यहाँ पर फीमेल है और यहाँ पर चिल्ड्रन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेल का जो परसेंटेज है वो 60 है, फीमेल का जो परसेंटेज है वो 30 है और चिल्ड्रन का परसेंटेज जो है वो 10 है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। सपोज दैट ये जो पूरा पॉपुलेशन है वो है 1 लाख, पूरा पॉपुलेशन कितना है, 1 लाख। अब इस पॉपुलेशन के बेस पर अगर ये 1 लाख है तो 1 लाख का 60% क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मेल का सैंपलिंग निकालेंगे। कितना हो जाएगा 1 लाख का 60%, जितना भी होगा आप देख लीजिएगा, 60,000 होगा ना, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेल का पॉपुलेशन। ठीक है, इसी तरह से आप लिख लीजिएगा, हर कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। मेल का पॉपुलेशन, ठीक है। फिर इसी तरह से हम देखेंगे फीमेल में 30% है तो इसका 30% हो जाएगा, 30,000 फीमेल का हो जाएगा। उसी तरह से चिल्ड्रन का 10% जो है वो हो जाएगा 10,000, इस तरह से हो जाएगा चिल्ड्रन का। जब तीनों को हम क्या करेंगे, सॉरी, ये तो पूरा 1 लाख ही हो जाएगा। हाँ, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, स्ट्रैटिफाइड में क्या है, मान लीजिए ये पूरा 1 लाख का पॉपुलेशन है, ये पूरा कितना पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन है। मेल है 60%, फीमेल है 30% और चिल्ड्रन है 10%। मेल जो 60% है उसका 60% यानी मेल कितना है, 60,000 है, यहां पर हम लिख सकते हैं ना 60,000। फीमेल कितना है, फीमेल है आपका 30% यानी कि 30,000, यहां पर हम लिख देते हैं 30,000 है फीमेल। और उसी तरह से चिल्ड्रन कितने हैं, 10,000, यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 60, 30, 90 और 10, 1 लाख, 1 लाख ये पूरा पॉपुलेशन हो गया। इसमें हमें क्या करना है, हमें होल पॉपुलेशन तो लेना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सैंपल्स लेने हैं। और सैंपल्स जो होता है वो पूरा तो नहीं होता बल्कि उसका कुछ परसेंट होता है। और एक मैंने आपको आइडियल सैंपल बताया था कि 10% जो होता है वो आइडियल सैंपल होता है। ठीक है, तो अब इसमें से ये जो 60,000 है इसमें से हम 10% अगर लेते हैं तो 6,000, इसका 10% अगर हम लेते हैं तो 3,000 और इसका 10% अगर हम लेते हैं तो 1,000। इस तरह से हमारा जो सैंपलिंग हो गया वो कितना हो गया, पूरा 10,000, जो कि इसका कितना परसेंट है, 10% है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हम तभी करते हैं जब हमारा इंटायर पॉपुलेशन में डिफरेंसेस हो। यहां पर हमने देखा था कि ये तीनों अलग अलग थे, मेल अलग थे, फीमेल अलग थे, चिल्ड्रन अलग थे। जहां पर डिफरेंस होगा वहां पर हम क्या करेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करेंगे। जहां पर डिफरेंस नहीं होगा वहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल रैंडम और एक हमारा हो गया स्ट्रैटिफाइड। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट नंबर सी में हम क्या देखेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग भी बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड की तरह ही होती है। क्लस्टर सैंपलिंग भी क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड की तरह होती है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। सपोज दैट ये है मेल, फीमेल, चिल्ड्रन। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको अलग करेंगे। मेल को हमने यहां रख लिया, चिल्ड्रन को हमने यहां रख लिया, फीमेल को हमने यहां रख लिया। इन सभी को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं है, सबको अलग अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ परसेंट लेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ परसेंट लेंगे, इसमें से कुछ परसेंट लेंगे। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, सैंपल।
तो ये भी बिल्कुल कैसा होता है, ये भी बिल्कुल होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की तरह ही होता है, लेकिन बस इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ग्रुपिंग नहीं किया, पर इसमें हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया, और ग्रुपिंग करने के बाद हमने सैंपलिंग निकाला। तो ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कितने होते हैं, सबसे पहले बात करें तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरी अगर हम बात करें तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, और तीसरी अगर हम बात करें तो क्लस्टर सैंपलिंग। इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। तो यहां पर मैं कर देती हूँ रफ। आप सभी को क्लियर दिखता तो है ना, आप एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, जब तक आप मुझे अच्छे से लाइक और शेयर नहीं करोगे तब तक मैं ज़्यादा सुविधा आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी। हाँ, अगर आप लाइक शेयर करते हो और मुझे, क्योंकि देखिए मैं तभी वर्क कर पाऊंगी, तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल टाइप का आपको रिसोर्सेज दे पाऊंगी जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। विदाउट सपोर्ट मैं नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। क्वासी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्वासी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अगर आप क्वासी हटा दीजिए तो क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। मतलब ये भी क्या होता है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि क्या, अगर हम बात करें इसकी पॉइंट नंबर ए की, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, नाम से ही आपको पता चलता है कि इसमें जो सैंपलिंग होगी वो होगी एक सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। कैसे, सपोज दैट जो इंटायर पॉपुलेशन है, मान लीजिए वो 50 है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितना है, 50 है। अब हम इसको कर लेंगे ग्रुपिंग में, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है। अब इसमें से एक को हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। एक को हम क्या करेंगे, बिल्कुल रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे थे सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हम कर रहे थे ना। इसमें से किसी भी एक टर्म्स को एज मान लीजिए 1 से लेके 10 तक का, 10 तक के लोग हैं, इसमें से मान लीजिए हमने छठे नंबर वाले लोग को एज अ सैंपल ले लिया। अब इसको हम बेस मानेंगे, ठीक है। इसको हम बेस मानेंगे, अगर ये 6 है तो इसका भी 6 वाला पार्ट लेंगे, इसका 6 वाला पार्ट 16 हो जाएगा, इसका 6 वाला पार्ट 26 हो जाएगा, इसका 6 वाला पार्ट 36 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 46। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरह, हम फर्स्ट वाले को लेंगे और इसको बेस मानकर एक सिस्टमैटिक तरीके से हम बाकी को लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी हो गया और सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्वासी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम जब हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग को देखते हैं तो वहां पर हम सबसे पहला जो हमारा सैंपल आएगा उसको हम बेस बनाएंगे, उसको हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और बेस बनाएंगे, और बाकी के जो सैंपल्स आएंगे उसको हम पहला वाला को बेस बना करके बाकी को क्या करेंगे, एज अ सैंपल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, उसको हम एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसके बाद किसी एक का सैंपल निकालते हैं, उसको बेस बनाते हैं और बाकी के सैंपल एक सिस्टमैटिक तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, इसका 6 पार्ट है, तो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, ये क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया, इसलिए इसका नाम है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है, मल्टी स्टेज नाम से ही आपको पता चल रहा है वैसा सैंपलिंग जहां पर बहुत सारे स्टेज हो, बहुत सारी जगह पर जिस तरह से आप सैंपलिंग करते हो
उसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे टर्म्स है, एक ही जगह पर बहुत सारे टर्म्स है और आप उन सभी में से सैंपलिंग कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। तो ये हमारा हो गया क्वासी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी को भी देख लिया और यहाँ पर हमने क्वासी प्रोबेबिलिटी को भी देख लिया। तो हमारे दो मेथड जो है वो पूरे तरह से कंप्लीट हो गए हैं और बाकी है हमारा एक और मेथड, उसके बाद हमारा मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, इस साइड का हो गया होगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी तरीके से नहीं होगी। यहां पर हम प्रोबेबिलिटी तरीके से सैंपलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सबसे पहले इसमें हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारा आ जाएगा, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले इसमें हमारा आ जाएगा, अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो एक सेकंड, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस नाम से ही पता चल रहा है, वैसा सैंपलिंग जिसे करने में मुझे कन्वीनियंस हो, यानी कि मुझे ज्यादा प्रेशर की जरूरत ना पड़े, मैं बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से क्या कर लूं, सैंपलिंग को कर लूं। ऐसा सैंपलिंग कब पॉसिबल है? जब जब कोई रिसर्चर सैंपलिंग कर रहा है, जब कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है और अपने रिसर्च के लिए जब उसने सैंपल का कलेक्शन किया, तो वो वैसे सैंपल को कलेक्शन करेगा जो उसके आसपास मौजूद हो, जो उसको इजी मिल जाए। ठीक है, तो जो उसको इजी मिल जाएगा उसे ही ढूंढने में तो उसको कन्वीनियंस होगी। तो यानी कि कन्वीनियंस सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जो रिसर्चर को बहुत ही आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग क्या होता है? पर्पसिव सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जो किसी सैंपल को जज करके देखें। ठीक है, पर्पस, आपका पर्पस क्या है इस सैंपल के प्रति? तो आप जब अपने पर्पस के हिसाब से सोचोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किसी भी सैंपल को क्या करोगे, उसको जज करोगे कि क्या ये मेरा पर्पस को पूरा कर रहा है या नहीं। तो इसे हम कहते हैं जजमेंटल सैंपलिंग, भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो पर्पसिव सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जिसे आप जज करने के बाद कलेक्ट करते हो या फिर यूज करते हो। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे, जजमेंटल सैंपलिंग या वैसा सैंपलिंग जिसे हम जज करने के बाद उसका क्या करें, यूज करें, उसे हम कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग। बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। डायमेंशनल सैंपलिंग। डायमेंशनल सैंपलिंग वो होता है जिसे जब हम सैंपलिंग करते हैं तो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा सैंपलिंग कैसा होना चाहिए। सपोज दैट मैं रिसर्च कर रही हूँ किसी टॉपिक पर, अब मैं देखूंगी कि मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं रिसर्च कर रही हूँ उसका साइज क्या है, मतलब वो कितना बड़ा रिसर्च है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहले मैं
डायमेंशनल क्या कर लूंगी, सेट कर लूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं सैम्पलिंग करूंगी। तो यहाँ पर क्या है कि डायमेंशनल सैम्पलिंग में सबसे पहले आप सैम्पलिंग का डायमेंशनल सेट करते हो कि आपका रिसर्च का साइज क्या है, रिसर्च का स्पेस क्या है, रिसर्च कैसा होना चाहिए, सब कुछ जब आप सेट कर लेते हो तब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, सैम्पलिंग करते हो। और वैसे सैम्पलिंग को हम कहते हैं डायमेंशनल सैम्पलिंग। बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की। स्नोबॉल सैंपलिंग। ये स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है? स्नोबॉल सैंपलिंग को आप चेनिंग या फिर चेन रेफरल सैंपलिंग भी कह सकते हैं या फिर चेनिंग सैंपलिंग भी कह सकते हैं। अब ये चेनिंग सैंपलिंग क्या है या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? स्नोबॉल सैंपलिंग वो है जिसमें आप किसी एक को बेस मानते हो और उसी के आधार पर आप बाकी के सैंपल्स को ढूंढते हो। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे। सपोज दैट ये एक खजाना है। ये क्या है? ये एक खजाना है। इसे क्या किया? इसे 10 चोर ने मिलकर चोरी कर लिया। इस खजाने को 10 चोर ने मिलकर क्या कर लिया? चोरी कर लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप इस चोर को पकड़ोगे। ठीक है। आपने जब चोर को पकड़ना स्टार्ट किया तो 9 चोर तो भाग गए लेकिन एक चोर पकड़ा गया। एक चोर क्या हो गया? एक चोर जो था वो पकड़ा गया। अब आप इस चोर को मारोगे, पीटोगे, पूछोगे कि बताओ और कितने लोग थे। अब वो क्या करेगा? वो मार खाएगा और बताएगा कि मेरे साथ और 9 लोग थे। अब आप उसको बेस मान करके दूसरे को पकड़ोगे। उसको पकड़ने के बाद तीसरे को पकड़ोगे। इस तरह से आप पूरे के पूरे 10 चोर को क्या करोगे? पकड़ लोगे। स्नोबॉल सैंपलिंग या चेनिंग सैंपलिंग भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें आप सबसे पहले एक सैंपल को ढूंढने की कोशिश करोगे। जब आपका एक सैंपल मिल गया फिर आप क्या करोगे? उसी को बेस बनाकर दूसरे को ढूंढोगे, उसको बेस बनाकर तीसरे को ढूंढोगे और इस तरह से करते करते आप अपना फाइनल सैंपल को क्या करोगे? ढूंढोगे। इसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग या फिर हम कहेंगे चेन रेफरेंस सैंपलिंग और या फिर हम कहेंगे चेनिंग सैंपलिंग। तो इस तरह से हमारा जो था वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भी जो जितने भी पार्ट्स थे वो सारे हो गए कंप्लीट। ठीक है। तो आई होप आपको सैंपलिंग का जो मेथड था वो क्लास बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। रफ कर दूं? चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में अगले स्टेप के साथ। और अगला स्टेप हमारा क्या है? अगला स्टेप हमारा है डेटा कलेक्शन। ठीक है, हमें सैंपल मिल गए हैं और अब हम इस सैंपल से क्या करने वाले हैं? अब हम इस सैंपल से डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं। हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में। उसके बाद हम क्या करेंगे? डेटा को एनालाइज करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और उसके बाद वाले क्लास में हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ ही दूर और बाकी है हमारे रिसर्च को कंप्लीट होने में। यहीं पर हमने अपने क्लास में पूरे रिसर्च को पूरा पीएचडी हमने कर लिया। तो चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।